छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सामाजिक विज्ञान के बुक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में अगर रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं क्लास को आगे कंटिन्यू रखूँगा। अगर वीडियो में रिस्पांस आप लोगों का अच्छा नहीं आएगा तो मैं क्लास को यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। तो चलो अब हम शुरू करते हैं अध्याय 1 को। अध्याय 1 में है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं संसाधन के बारे में। तो संसाधन प्रकृति के जिन चीज़ों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे जमीन, पानी, पेड़ पौधे, चट्टान, ये सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक चीज़ है। तो प्राकृतिक के चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, वही तो संसाधन होगा ना। तो प्राकृतिक चीज़ें क्या हैं? जमीन है, पानी है, जंगल है, पेड़ है, पौधे है, चट्टान है, ये सब के सब क्या है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। और कुछ जो संसाधन है वो जमीन के नीचे से प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोलियम, लौह अयस्क, ये सब क्या है, ये भी संसाधन है, क्योंकि जमीन से ही हमें प्राप्त हो रहा है। हम इसे खुद नहीं बना रहे हैं, ये हमें प्राप्त होता है, कच्चे रूप में प्राप्त होता है। और इसको हम रिफाइनरी करके क्या करते हैं, इसे अपने उपयोग लायक बनाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए संसाधन ही हुए। संसाधन को हमें जानने के लिए हम सबसे शुरुआत में चलते हैं, तकरीबन 10,000 पीछे, जब जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी मिली है, उसी समय पे चलते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति की जो जानकारी है वो प्रागैतिहासिक काल में पता चला है। तो यहाँ पे 2 काल पढ़ेंगे, एक तो प्रागैतिहासिक काल, एक नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है और नवपाषाण काल क्या है, इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो संसाधन थे वो है पत्थर था, बांस था, जानवर, पानी और जमीन। यही उस समय संसाधन थे, मानव की मूलभूत जो संसाधन थे। अब ये प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य अपने आप को जब जानता है तो उस समय उसके पास संसाधन क्या क्या हुए भाई, पत्थर हुए। पत्थर से क्या कर सकता है, पत्थर से वो औजार बनाए, औजार बनाने के बाद उससे शिकार करते थे, तो ये उसके लिए संसाधन हुए। बांस के बारे में उसको नॉलेज था, तो बांस से वो टोकरी बनाते थे जिससे अपना फल, खाने की खाद्य जो सामग्री उसको उसमें रखते थे। फिर जानवर भी है, उसके लिए संसाधन। कैसे जानवर संसाधन हुए, क्योंकि जानवर की जो छाल है ना उससे वो कपड़े बनाते थे, तो जानवर भी संसाधन हुए। पीने के लिए पानी का उपयोग करते थे, तो संसाधन ही तो हुए। तो जमीन है, जमीन का भी उपयोग करते थे, तो जमीन भी उसके लिए संसाधन हुए। जमीन में प्रागैतिहासिक काल में गड्ढा कर दिया जाता था और उस गड्ढे में जो खाने के जो सामान है, जैसे कंद मूल फल जो है, उसे वहाँ पे रखते थे। तो जमीन का उपयोग करें तो जमीन भी उसके लिए संसाधन हुए। जैसे जैसे हम आगे डेवलप करते जाते हैं वैसे वैसे हमारी संसाधन जो है वो वृद्धि होती जाती है। तो अब इसके बाद हम आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जब आते हैं तो हमारे संसाधन जो है वो बढ़ चुके हैं। हम पीछे जो प्रागैतिहासिक काल है उससे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नवपाषाण काल में हम आग के बारे में जानते हैं। पहले हम आग की जानकारी नहीं था, अब हम आग के बारे में जान गए। तो जब हम आग के बारे में जान गए तो जो हमारी खाद्य सामग्री है उसको हम पका के खाने लगे, तो हमें आग का ज्ञान हुआ। पत्थर जो है, पत्थर से तो औजार बनते हैं, तो पत्थरों से पेड़ भी कटाई करना चालू कर दिया। जब भाई पकाएंगे तभी, जब हमारे पास लकड़ी होगा तभी तो हम किसी चीज़ को पका पाएंगे ना। तो जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने वाली चीज़ है, उसको हम पकाते किसमें, लकड़ी से। तो वो लकड़ी काटना चालू कर दिए, तो पत्थर से लकड़ी काटने का भी काम शुरू हो गया। ये भी क्या है, उसके लिए संसाधन ही है। मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, मिट्टी उसके लिए संसाधन तो था, लेकिन अब मिट्टी से बर्तन बनाने लगे, तो संसाधनों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये सभी क्या है, संसाधन ही है। फिर मनुष्य जो है वो पशुपालन करना चालू कर दिया, कृषि करना चालू कर दिए, कपड़े बुनने चालू कर दिए, मतलब रेशम के उत्पादन, मतलब रेशे के उत्पादन हो रहा है, मतलब वो क्या करेगा, कपड़ा बनाएगा। फिर तांबा, कांसा और लोहा, इसका भी ज्ञान हो गया। तो तांबा, कांसा, लोहा से वो अन्य प्रकार की, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने लगी। तो ये सब नवपाषाण काल युग के संसाधन थे। उसे तांबा, कांसा और लोहे के बारे में जानकारी नवपाषाण काल में हुआ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पाषाण काल भी कह दे तो भी ये प्रश्न वही रहेगा, ठीक है। तांबा, कांसा और लोहे की जानकारी किस काल में हुई, तो पाषाण काल में हुए। ठीक, आपको समझ में आ गई है। तो 10,000 साल पहले ये काल जो थी, ये थी प्रागैतिहासिक काल और नवपाषाण काल। अब हम आगे बढ़ते हैं। संसाधन जो है वो किसका है, यहाँ पे संसाधन किसका है, यहाँ पे एक टॉपिक बनाया गया है, संसाधन किसका है। तो भाई किसका हो सकता है संसाधन। जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ा, उन पर नियंत्रण भी है वो बढ़ते गया। तो नियंत्रण बढ़ते गया, तो यहाँ पे 2 वर्गों में बढ़ गया।
एक वर्ग को समाज कहते हैं और दूसरे वर्ग को पूंजीपति। पूंजीपतियों को औद्योगिक इकाई के रूप में जाना जाता है। आपके बुक में यहाँ पे औद्योगिक इकाई के रूप में दिया है, मैं इसको पूंजीपति के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। दोनों एक ही टॉपिक है, पूंजीपति लोग ही औद्योगिक चलाते हैं। तो दोनों एक ही पहलू के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक, आप इसको कुछ इस प्रकार से समझो। चलो पहले समाज के बारे में जाते हैं। तो समाज में जो है वो संसाधन जो है ना, वो सभी के उपयोग के लिए होता है। समाज में संसाधन सभी के उपयोग के लिए होता है। समाज में जो संसाधन है वो किसी भी प्रकार की कोई कर, टैक्स, कोई भी चीज़ वसूलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो समाज में जो संसाधन है वो संसाधन क्या क्या है? जमीन है, पानी है, जंगल है, चट्टान है, ये सब क्या है? संसाधन है। और इस पे नियंत्रण सभी का, समान रूप से सभी का नियंत्रण है। तो सभी का नियंत्रण है। आप जानते हो कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पानी अगर एक ऐसे जगह में जो समाज के अंदर में है, तो अगर वहाँ पे नल है तो कोई भी पानी पी सकता है, भाई पी ही सकता है। चट्टान है, वहाँ से आप चट्टान ला सकते हो। जंगल है, पेड़ काट सकते हो। अगर सभी का समान रूप से है तो ऐसा होता है, आप सब जानते हो। तो संसाधन क्या हो गए? सभी के लिए उपयोग हो रहा है। तो सिर्फ समाज में ऐसा होता है, पूंजीपतियों वालों में नहीं होता है। मैं पूंजीपति के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समाज के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे सभी का नियंत्रण है। और संसाधन जो है उनको समाज जो है वो देवी देवताओं के रूप में मानते हैं। तो संसाधन पे सभी का नियंत्रण बना है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही ये जो संसाधन है ये पूंजीपति वर्ग के हाथ में जाता है, तो यहाँ पे जो संसाधन है वो समाज के हाथों से हटके एक तरफा नियंत्रण पूंजीपति वर्ग के पास हो गया। जैसे अगर हम देखें जमीन को, तो जमीन जो है एक तरफा मालिकाना हक हो गया। जिसके पास जमीन है वो खेती कर सकता है और वे दूसरे को नौकर के रूप में उपयोग कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे साधन जो है वो उपयोग तो हो रहे हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए साधन उपयोग हो रहा है, क्या है, नलकूप, ये सारी चीज़ें व्यवस्था हुई है। इसके लिए वो टैक्स भी पटा रहे हैं। तो संसाधनों की वृद्धि तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो मनुष्य है उसको वर्ग में बांट रहे हैं। जैसे कि एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है। उच्च वर्ग निम्न वर्ग को अलग भेदभाव से देखते हैं। भाई उच्च वर्ग वाला है वो पूंजीपति वर्ग है, तो निम्न को क्या करते हैं? निम्न को धुतकारते हैं या कुछ अलग प्रकार से। तो इस तरह से समाज में अलग प्रकार से एक नई कुरीतियों का जन्म हो रहा है। तो ये तभी हुआ जब औद्योगिक इकाइयों की वृद्धि हुई। तो औद्योगिक इकाई जो है वो हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो 250 साल पहले आया था। 250 साल पहले जब अंग्रेज लोग आए थे, तो उसी समय क्या है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में 250 साल पहले औद्योगिक क्रांति का बहुत तेजी से विकास हुआ। और ये उसी समय हुआ जिस समय अंग्रेज आए थे। तो भारत में अंग्रेज आए, इसी तरह से कई देशों में भी अंग्रेज आए थे। तो औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से विकास होने लगा। भारत से कच्चा माल निकाल के वो विदेशों में सप्लाई करने लगा। तो कच्चा माल निकाल रहे तो उसके लिए क्या करें? कारखाना तैयार कर रहे हैं, फिर सड़क का निर्माण कर रहे हैं। विकास के साथ साथ ये जो है एक तरफा नियंत्रण किसके पास हो गया? औद्योगिक इकाई के पास हो गया। तो औद्योगिक इकाई के पास ये नियंत्रण हो रहा है, तो क्या हो गया? संसाधन जो है वो समाज के पास ना होकर किसके पास हो गया? एक अकेले मनुष्य के पास, और वो अकेला मनुष्य इसका स्वामित्व बन गया। अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे समाज है और पूंजीपति, इसका हमेशा मतभेद रहता है। मतभेद क्या रहता है? मतभेद ये रहता है कि जो समाज में जो लोग रहते हैं वो लोग या तो कबीलाई जीवन जीते हैं या किसान के रूप में अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो ये लोग जो है वो संसाधन को भोग की वस्तु नहीं मानते, इसका सही प्रकार से ये लोग उपयोग करते हैं। लेकिन जो व्यापारिक वर्ग है ये लोग क्या करते हैं? इसे भोग की वस्तु माना देते हैं, इसे अधिक दोहन करते हैं। तो जो व्यापारिक वर्ग है और जो कबीलाई है या किसान है, इन दोनों के बीच में हमेशा मतभेद होता है। किस कारण से मतभेद होता है? कि जो कबीलाई है या फिर किसान है वो अपने ज़मीन को व्यापारियों को बेचना नहीं चाहते, और व्यापारी उसे दबाव बनाता है कि आप अपने ज़मीन को बेचो। तो मालिकाना हक किसके पास चला जाएगा? व्यापारियों के पास। अगर व्यापारी अगर ऐसा करता है, ज़मीन को अगर किसान बेच देता है अपना, तो अगर उसके ज़मीन में पेड़ लगा हुआ तो पेड़ को वो काटेगा, और पेड़ को जो समाज है वो देवी देवता के रूप में मानते हैं, तो कैसे उसे बेच सकता है व्यापारी को? तो इसीलिए इन दोनों के बीच में हमेशा मतभेद रहता है।
तो ये रहा, मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझा दिया है। जो बचा टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तभी हम आगे इसके अगले पार्ट को बनाएंगे, वरना यहीं तक हम कंप्लीट कर देंगे।